नमस्कार दर्शकों, मृणाल की बैठक में एक बार फिर आपका स्वागत है। बहुत पहले 17वीं सदी के आसपास बिहारी नाम के एक कवि हुए थे जिन्होंने एक दोहा लिखा था, अकुलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग सखी तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग। इसका मतलब ये है कि गर्मी की ऋतु इतनी लंबी और इतनी कठोर होती है कि उसके आते ही पानी की कमी हो जाती है और इसलिए लाचार होकर के शेर और हिरन और मोर और सांप जो जन्मजात शत्रु हैं एक साथ छाँव में एक ही साथ पड़े रहते हैं। तो इस तरह से जो वन था वो तपोवन में तब्दील हो जाता है। कुछ ऐसा ही हमने इधर बंगाल में होते हुए देखा कि कड़ी मार जब पड़ी तो सारे देश की जितनी भी पार्टियां थीं वो अपने अपने पूर्वग्रह, अपने हित स्वार्थ छोड़ करके पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी के पक्ष में जा खड़ी हुई। और उसकी वजह ये थी कि सीबीआई के 40 अफसरों का एक जत्था अचानक कलकत्ता पहुंचा था और उसने कलकत्ते के पुलिस कमिश्नर के कोठी में जा कर के उनके घर के अंदर घुसने की चेष्टा की। उनका कहना था कि उनको केंद्र से निर्देश मिला है कि अदालती आदेश के अनुसार जो वहाँ के चिटफंड के घोटाले हुए हैं उसकी बाबत पड़ताल कर रहे पुलिस कमिश्नर महोदय को उनके साथ बातचीत करनी होगी, सारे सबूत उनको देने होंगे और पूरी तरह से सहायता करनी होगी। सीबीआई का कहना था कि उनको बार बार इसके बाबत पत्र भेजे गए, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया, उनका जवाब नहीं दिया। दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई, उसमें भी वो उपस्थित नहीं हुए। लिहाजा उनको इस बात का अधिकार है कि उनको गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाएं और उनसे सघन पूछताछ करें। अब सुनने में ये अटपटा लगता है कि सीबीआई किसी भी राज्य के मुख्य पुलिस अफसर के घर पर जा कर के उनके घर के अंदर घुसने की चेष्टा करे। ये अटपटा तो है, इसके कानूनी कई पेंच हो सकते हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जो हमारे जैसे अज्ञानियों को समझ में न आए। लेकिन सहज बुद्धि ये कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून प्रशासन जो है हमारे संघीय गणराज्यों के ढांचे में राज्य के अधिकार के अंतर्गत आता है। राज्य सरकार को ही अकेला हक है कि कानून प्रशासन किस हद तक और किस तरह से वो चलाए। तो अगर सीधे केंद्र अपने बलों की मार्फत किसी राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है तो क्या उसको इसका हक है? ये बात काफ़ी अरसे से जिरह का विषय रही है। इसके पक्ष में बोलने वाले लोगों ने कहा है कि जो इस एक तालिका है जिसको यूनियन लिस्ट कहा जाता है उसमें एक एंट्री टू ए नाम का महीन बाबूशाही क्लॉज है। इसके अनुसार ख़ास ज़रूरत होने पर किसी सिविल प्रशासकीय काम में हस्तक्षेप के लिए केंद्र अपने बल को वहाँ भेज सकता है मदद के लिए। अब ये मदद शब्द बड़ा अटपटा है क्योंकि उसकी सीधी सादी शब्दावली है इन एड ऑफ सिविल पावर, जो सिविल प्रशासन है उसकी मदद के लिए। अब अगर सिविल पावर यानी कि राज्य सरकार इनकार करे कि हमको मदद नहीं चाहिए तो क्या स्थिति बनती है? ये अभी मेरे ख्याल में कानूनी चीलों के बीच में दांव-पेच का विषय बना रहेगा। लेकिन ये बात सही है कि हमारे गणराज्य में संघीय जो ढांचा है उसके अंतर्गत राज्यों को काफ़ी हद तक स्वायत्तता मिली हुई है, जो सही भी है और ये ज़रूरी भी है ताकि राज्य अपने अपने प्रशासन, अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन ठीक से कर सकें। और अगर उनसे नहीं संभलता है और गवर्नर ये कहता है कि हालत इतनी बिगड़ गई है कि केंद्र का शासन लागू हो, तब फिर दूसरी तरह से कानून का चक्र चलता है। तो जब बंगाल में ये सब हो रहा था तो बंगाल की अग्निगर्भ हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो घुमा फिरा के बात नहीं कहती हैं, सीधा आकर के सामने खड़ी हो जाती हैं, उन्होंने अपने सिंगूर के दिन वाले तेवर दिखाए और आकर के अपने पुलिस के मुख्य अधिकारी के घर के बाहर धरने पर बैठ गई और कहा कि किसी में हिम्मत नहीं है मेरे यहाँ डटे रहने के बीच में, उनको जाकर उठाए। यही नहीं, उन्होंने अपने पुलिस को बुलाया और पुलिस के दस्ते ने आकर के सीबीआई के अधिकारियों को थोड़ी देर के लिए थाने में रोक दिया। ये उनकी सफाई दी जा रही है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था, लेकिन घर में घुसने से रोकने के लिए उनको घटनास्थल से दूर ले जाना ज़रूरी था। बस इतना होना था तो लोगों का तांता बंध गया
और देश के कोने कोने से तमाम विपक्षी राज्यों के जितने भी विपक्षी दल थे, सबके प्रमुखों ने अपनी अपनी तरह से दीदी के इस कदम का समर्थन किया और कहा कि केंद्र को इस तरह की तानाशाही कदमों को उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। केंद्र का रुख इससे और कठोर हुआ। उन्होंने कहा कि सीबीआई को पूरा हक है कि ये काम केंद्र के आदेश और उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत कर किया जा सके। अब हुआ ये, इसके बाद फिर घटनाक्रम तेज़ी से घूमा। सीबीआई के लोगों ने उच्चतम न्यायालय में दलील दी और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर अदालत की अवमानना का भी मामला बनता है और ये मामला भी बनता है कि पुलिस प्रमुख ने हमको उनके पास जो उपलब्ध सबूत थे वो नहीं दिखाए और इसलिए सबूतों को उन्होंने नष्ट किया है और उन्होंने हमारी भी अवमानना की है। तो अदालत ने बहुत ठंडी न्यायधर्मिता का प्रदर्शन किया और सुलह सफाई के स्वर में उन्होंने ये कहा कि पहली बात तो ये है कि सीबीआई को पुलिस प्रमुख को गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो इस अपराध में या किसी भी घोटाले में नामित नहीं है। बतौर गवाह या बतौर जांचकर्ता उनको आप बुला सकते हैं, लेकिन आप उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, पुलिस प्रमुख का ये कहना था कि वो चाहते हैं कि केंद्र या राज्य के बजाय एक न्यूट्रल जगह हो, एक ऐसी तटस्थ जगह हो जहाँ पर वो बैठ के ठंडे दिमाग से टेबल के आर पार सीबीआई को माकूल जवाब दे सकें। उनका ये अनुरोध भी उच्चतम न्यायालय ने मान लिया है। फिर सीबीआई हरकत में आई और उन्होंने कहा कि इन्होंने अदालती अवमानना की है और अदालत के कहने पर हमने ये किया था, इसलिए इन पर अदालती अवमानना का मुकदमा बने। लेकिन इस पर भी अदालत ने कहा कि न्याय संगत ये होता है कि पहले दूसरे पक्ष को भी सुना जाए कि क्या उन्होंने जानबूझकर अवमानना की है अथवा ऐसा आभास हो रहा है कि अवमानना की है या अवमानना की हुई ही नहीं है। कम से कम उन्हें अपने पक्ष के तर्क तो प्रस्तुत करने दीजिए। तो सुनवाई 20 को होगी, लेकिन 18 तारीख तक उनको जवाब देने के लिए एक नोटिस भेज दिया गया है और उम्मीद है कि इसका वो माकूल जवाब दे देंगे। अभी तो स्थिति सुलझ गई है। मुख्यमंत्री अभी भी वहाँ धरने पर मौजूद हैं, लगभग 70 घंटे होने के लिए आए और उनका ये कहना है कि धरना ठीक है, अदालत ने बहुत बड़ा न्याय किया है, वो नैतिक रूप से उनको संबल मिला है, अदालत के प्रति उन्होंने गहरा आभार जताया है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इतने सारे संगी साथियों ने देश के कोने कोने से आके उनका हाथ बटाया, उनके साथ एकजुटता प्रदर्शित की, वो उनसे सलाह मशविरा करने के बाद ही शाम तक कुछ कदम उठाएंगे। तो उम्मीद है कि मौनी अमावस्या के अगले दिन ये हो हल्ला थम जाएगा और चीज़ें धीरे धीरे पटरी पर आएंगी। लेकिन मूल जो बात निकली है वो दूर तलक जाएगी। वो बात ये कि संघीय गणराज्य के ढांचे वाले किसी भी देश में केंद्र किस हद तक राज्यों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप कर सकता है, इस पर काफ़ी जिरह होगी और अच्छा है, इस तरह की जिरहों से लोकतंत्र मजबूत ही होते हैं। अब हम आते हैं दूसरे विषय पर। ये थोड़ा सा सामाजिक विषय है, सरोगेसी का। सरोगेसी यानी किराए की कोख। पहले से अक्सर ये होता था कि यदि किसी शारीरिक भौतिक कारण से किसी महिला के बच्चा नहीं होता था, उसको बाँझ करार दे करके तरह तरह से प्रताड़ना दी जाती थी और कहा जाता था कि वो पूरी स्त्री नहीं बनी है। इससे औरतों का जीवन नारकीय तो बनता ही था, वो एक अवसाद और अपराध बोझ से भी हमेशा ग्रस्त रहती थी। विज्ञान ने तरक्की की तो ये संभव हुआ कि परख नली निषेचन से किसी के कोख में पहले भ्रूण को प्रयोगशाला में तैयार करके रोपा जाए और इस तरह से जिन महिलाओं की डिंब ग्रंथियों में या अन्य ग्रंथियों में कोई रुकावट हो वो भी माँ बनने का सुख प्राप्त करें। फिर बात इससे एक कदम और आगे गई कि जिन महिलाओं की किसी कारण से कोख निकालनी पड़ी है या कि वो बच्चे पूर्णकालिक समय तक अपने भीतर थामने में समर्थ नहीं हैं, वो अपने डिंब और अपने पति के शुक्राणु का निषेचन करवा के उसको किसी अन्य महिला की कोख में 9 महीने के लिए आरोपित करा दें, ताकि जो बच्चा हो वो उनके डीएनए तो रखता हो लेकिन वो पराई कोख से पैदा हो। इसको सरोगेसी या किराए की कोख कहा गया। हिंदुस्तान में ये बड़े धड़ल्ले से चल निकला। एक गरीब देश है और जो लोग इस प्रकार की खर्चीली प्रक्रिया उठाते हैं अक्सर वो अमीर लोग होते हैं और वो लाखों रुपए खर्च करने को तैयार रहते हैं।
देखते देखते एक पूरा बाज़ार उपज आया, जिसमें कि कुछ लोग थे जो इस प्रकार की स्वस्थ युवा महिलाओं की तलाश करते थे जो किराए में अपनी कोख दे सकें, जिनको पैसे की ज़रूरत हो। दूसरी तरफ वो डॉक्टरों से संपर्क रखते थे और डॉक्टर मालदार आसामियों से संपर्क रखते थे। ये तकनीक जाहिर है पहले पश्चिम में डेवलप हुई, इसलिए पश्चिम में ही इसका पहला प्रतिरोपण वगैरह किया गया। पश्चिम में इसका खर्चा बहुत अधिक आता था। ये देख करके बहुत सारे गैर भारतीय और पश्चिम में जा बसे भारतीय भी भारत आने लगे, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 1/5 या 1/10 पैसा खर्च करके ही उनको अपनी मनमांगी संतान मुहैया कराई जा सकती थी। जब ये धड़ल्ले से चल निकला तो इसका कालाबाजारी भी होने लगी। कुछ ऐसे मामले सामने में आए जिसमें कि 15 या 16 साल की कम उम्र बच्चियों से किराए की कोख ली गई। कुछ मामले ऐसे आए जिसमें कि महिलाओं ने पैसे के लालच में इतनी अधिक बार गर्भ धारण किया कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, एक आध की मृत्यु भी हो गई। तो ये पता चला कि बात हाथ से बाहर जा रही है। संसद ने एक समिति तैयार की और उनसे कहा कि इसका जो कानून है उसमें कुछ तरमीम करे ताकि इसका गलत इस्तेमाल न हो। इनमें भी ये लोग तवज्जो देंगे अपने ही रिश्तेदारों को, ताकि रुपए का आदान प्रदान न हो, यानी कमर्शियल तरीके से भाड़े की कोख को किसी तरह से आप किराए पर नहीं ले सकेंगे। और तीसरी बात ये कि ये नैतिक रूप से सबल हो, जिसको बच्चे को जन्म देने वाली जो माँ हो उसको अपने हकों का पूरा भान हो, परिवारों को पता हो, सरकार की बहियों में ये दर्ज हो और किसी भी प्रकार से किसी विदेशी को इसका कोई भी लाभ उठाने न दिया जाए। तो इस तरह से एक पुख्ता कानून तो बन गया। उसके बाद से हमने अचानक देखा कि बॉलीवुड में सरोगेट बच्चों की बाढ़ सी आ गई। हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत सारे बहुत बड़े बड़े चर्चित सितारे हैं जिन्होंने एक एक दो दो बच्चों को इस तकनीक से जन्म दिया और उनको गोद लिया। ये किसी को पता नहीं है कि इसमें कानून की कोई अवमानना हुई हो या नहीं हुई हो। निश्चय ही उन्होंने इसका प्रयास किया हो कि कानून का उल्लंघन न हो, लेकिन इतने सारे सितारों के इतने सारे रिश्तेदार होंगे जो अपनी कोख उनको देने के लिए तैयार हो जाएंगे बिना किसी लाभ लोभ के। ये एक अचंभे का विषय है, इसमें हम गहराई से नहीं जाएंगे। ये एक अनुभव का विषय है कि अगर किसी निसंतान महिला को जो आशा छोड़ चुकी हो, ऐसे दंपतियों को अगर संतान का सुख कोई दे सके तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन निश्चय ही इससे किसी का बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जैसा कि कुछ एक गॉसिप मैगज़ीन्स में सुनने को आया कि कुछ महिलाएं इसलिए इनमें से गर्भधारण नहीं करती हैं क्योंकि उनको लगता है कि उससे उनके शरीर की आकृति बिगड़ जाएगी, इसलिए ये काम क्यों न कोई और करे। ये बिल्कुल गलत कारण है और अगर 1% मामले में भी ये हो रहा है तो उसकी कड़ाई से पड़ताल तो की ही जानी चाहिए। बहरहाल इन बच्चों की हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अंत में जैसा कि हम पिछले कुछ बुलेटिन से करते आए हैं, हम फिर वापस लौटते हैं हम सबके जीवन मरण के विषय पर, क्लाइमेट चेंज यानी मौसम में आ रहे बदलाव पर। एक ताज़ा रिपोर्ट येल विश्वविद्यालय के हवाले से आई है जिसमें ये कहा गया है कि अगर ऐसी ही हालत रही और ग्रीन गैसों का उत्सर्जन नहीं रोका गया तो 2100 तक हिंदू कुश और हिमालय इलाके के 1/3 जल स्रोत सूख जाएंगे। ऑलरेडी हमारे ग्लेशियर बड़ी तेज़ी से पीछे खिसक रहे हैं और हमारी बड़ी नदियों में जल भराव का स्तर घट रहा है। अगर बर्फ़ ख़त्म हो गई तो इनके उद्गम भी ख़त्म हो जाएंगे। ये गौरतलब है कि हिंदू कुश और हिमालय इलाके से दक्षिणी एशिया की सारी महत्वपूर्ण नदियाँ, जिसमें सिंधु नदी से लेकर के बर्मा की इरावती नदी तक शामिल है, सब यहीं से निकलती हैं। गंगा जमुना पर भी इसका असर पड़ना लाजमी है क्योंकि बर्फ़ कम होगी तो इनका जल स्तर भी कम होगा। और अगर पानी कम होता है तो पहले तो खेती का दुष्चक्र होगा, खेती प्रभावित होगी जो कि ऑलरेडी हो रही है। इसके अलावा जल से जो बिजली बन रही है वो परियोजनाएं प्रभावित होंगी। बहुत बड़ा एक हिस्सा रेगिस्तानी बलवी इलाके में बदल जाएगा जहाँ पर पानी नहीं होगा और ये जनसंकुल इलाके हैं, यहाँ करीब 2 अरब लोग बसते हैं। ये लोग कहाँ जाएंगे? वैसे ही देश में आबादी इतनी बड़ी है तो इसको लेकर के बहुत बड़ी सामाजिक मानवीय हलचलें भी हो सकती हैं।
कुल मिलाकर वैज्ञानिकों का ये कहना है कि अभी तक ये समझा जा रहा था कि तेज़ गर्मी या तेज़ ठंड से ही हमको क्षति होगी, लेकिन सबसे बड़ी क्षति और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि अब मौसम का अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है। एक ज़माने में ग्रामीण कवि घाघ जैसे हुआ करते थे, जो आकाश में बादल का रंग देख के या हवा का रुख देख करके बता देते थे इस साल बारिश कैसी होगी, नक्षत्र देख के बता देते थे कि कब जाड़ा शुरू होगा। अब नक्षत्र भी बदस्तूर निकलते हैं, हवाएं भी चलती हैं, लेकिन उनका रुख बदल गया है और ये सब कुछ इतने अटपटे और नए तरह से होने लगा है कि वैज्ञानिकों के लिए पुराने डेटा का कोई ख़ास महत्व नहीं बचा है। उम्मीद है विज्ञान इसका कोई तोड़ जल्द ही निकालेगा। 2100 इतना दूर भी नहीं है। इस बार का बुलेटिन यहीं तक। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने कुछ ताज़ा तरीन खबरें लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।